आरव ईशानी को हॉस्टल छोड़ता है और अपने रूम पर आ जाता है, लेकिन वहाँ रेहान को ना पाकर उसे ढूंढने निकल पड़ता है। रेहान आज बहुत परेशान है। वो इन सालों में आरजू के लिए अपनी फीलिंग समझ चुका था, लेकिन वो कभी भी अपने और आरजू के पापा का भरोसा नहीं तोड़ना चाहता था। और फिर आज जो भी हुआ उसके लिए तो वो अभी तैयार ही नहीं था, इसीलिए वो अपना गुस्सा अपने पंचिंग बैग पर उतार रहा था। उधर आरजू भी परेशान ही थी। आजकल उसके साथ बहुत अजीब हो रहा था। वो और रेहान बचपन से साथ थे, लेकिन फिर भी आजकल उसे रेहान के साथ एक अलग सी फीलिंग होने लगी थी, जिसे वो समझ ही नहीं पा रही थी। रेहान का साथ होना जहाँ उसे बेचैन कर देता, वहीं उसके साथ नहीं होता तो उसे कुछ अच्छा भी नहीं लगता। ऐसा लगता जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है। ये सब उसे परेशान कर रहा था, पर आज जो हुआ उसके बाद तो उसका खुद पर कंट्रोल ही नहीं था। वो जब भी अपनी आंखें बंद करती तो उसे वही सब कुछ याद आ जाता और उसकी धड़कनें बढ़ जाती। बुक्स में भी उसे रेहान ही नजर आता। पेंटिंग्स करने गई तो वहां भी रेहान 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 रेहान। तंग आकर वो बाहर निकल आई। अनजाने में ही उसके कदम जिम की तरफ बढ़ गए। रास्ते में उसे कुछ आवाजें सुनाई दी और वो उस तरफ बढ़ गई। अजीत और उसके दोस्त एक रूम में बैठे बातें कर रहे थे। उफ यार, ये चिमकांडी भी ना, इतने जोर से गिरने के बाद भी इसे कुछ नहीं हुआ। अरे कम से कम मोच ही करवा ली थी, कंपटीशन से आउट तो हो जाती, लेकिन नहीं। उनकी बात सुनकर आरजू को याद आया कि डांस करते समय उसके पैरों के नीचे कुछ आया, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ा। और अब वो समझ गई और वो जल्दी वहां से निकलकर आरव या रेहान को ये सब बताने गई। दूसरी तरफ आरव भी रेहान को ढूंढते हुए वहीं पहुंचा। चूंकि दोनों दो अलग साइड से खड़े थे तो दोनों एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे, लेकिन आरव ने भी वो सब सुना जो आरजू ने नहीं सुना। कोई नहीं यार, वो चिमकांडी नहीं तो वो लंगूर ही सही। वैसे भी ईशानी राठौर की एक्टिंग से बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बस एक बार उनका प्लान हमारे हाथ लग जाए तो फिर उनको रेस्टिकेट होने से कोई बचा ही नहीं सकता। ये सब सुन के आरव बिल्कुल शॉक रह गया। असल में ईशानी इस ग्रुप की सबसे समझदार और शांत लड़की थी, और असल में उसे ये सब लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन सिर्फ अपने भाई अजीत की वजह से वो उन लोगों के साथ रहती थी। आरव को तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि ईशानी ऐसा कुछ करेगी, वो भी अपने पेरेंट्स का नाम लेकर। वो बहुत गुस्सा हो गया और वहां से चला गया। आरजू को जिम में रेहान दिखा तो वो उसके पास आई। रेहान, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन रेहान ने उसकी तरफ बिना देखे पंच करना जारी रखा। रेहान प्लीज मेरी बात सुनिए, ये बहुत जरूरी है। रेहान ने पंच करना तो रोक दिया, लेकिन उसकी तरफ वो अब भी नहीं देख रहा था। रेहान, मुझे आपसे आज जो हुआ उसके बारे में बात करनी है। आपको याद है आज रिहर्सल्स करते वक्त अचानक से हम कुछ नहीं हुआ। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिसके बारे में बात की जाए। आज जो भी हुआ वो महज एक हादसा था। आज के बाद, अभी के बाद इस बारे में कोई बात नहीं होगी। यहाँ हम पढ़ने आए हैं, कुछ सीखने आए हैं, कुछ बनने आए हैं। फालतू टाइम वेस्ट करने या अपने पापा का भरोसा तोड़ने नहीं। जाओ और जाकर कुछ ऐसा करो जिससे अंकल को तुम पर फक्र हो। और हाँ, आज जो भी हुआ वो दोबारा नहीं होगा। रेहान के मन में जो कुछ भी था वो गुस्से में आरजू के सामने निकल गया। हालांकि जो भी हुआ उसके लिए रेहान खुद को बहुत गिल्टी फील कर रहा था, लेकिन उसके ऐसा कहने से आरजू ने एक अलग ही मतलब निकाल लिया और उसे खींच कर एक चांटा मार दिया। आप कहना क्या चाहते हैं? जो भी हुआ वो मैंने किया, मैंने जानबूझ। छी, बात मत करना मुझसे आज के बाद तुम कभी। ये सब कहकर आरजू भीगी आंखें लिए वहां से चली गई। चूंकि आरजू के पैर में चोट लगी थी तो उसे आने में टाइम लगा था, लेकिन आरव दौड़ के आया तो वो जल्दी ही पहुंच गया और उसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली। रेहान, क्या हुआ था आज? देख, सच बता वरना तू जानता है। सॉरी यार, वो गलती से हुआ था। क्या हुआ था पूरी बात बताएगा? रेहान ने उसे सारी बात बता दी। सॉरी यार, गलती से हुआ था, प्लीज ट्रस्ट मी। मैं पापा या अंकल किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहता था, लेकिन रेहान की आंखों में सच्चाई देखकर आरव ने उसे संभाला और उसे आराम करने का बोलकर वहां से चला गया। वो वहां से निकलकर वहां गया जहां अजीत अपने ग्रुप के साथ बैठा था। वो सीधा ईशानी के पास गया और उसका हाथ पकड़कर एक तरफ ले गया और उसे एक पेपर देते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला, बहन है वो मेरी सगी। अपने माँ बाप के लिए चाहे जो बोल लो, चाहे जैसे उनका इस्तेमाल कर लो, लेकिन मेरी बहन को कुछ भी हुआ तो उसके लिए ये एक स्कूल तो क्या पूरी दुनिया छोड़ सकता हूँ मैं, लेकिन उसके आंसू, उसके खरोंच बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूर रहना उससे। आरव इतना कहकर वहां से गुस्से में चला गया। ईशानी भी भागकर वॉशरूम में गई और वहां जाकर उसने वो पेपर चेक किया तो हैरान थी। आरव ने उसे अपना प्लान बताया था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना सब होने के बाद भी, सब कुछ जानने के बाद भी आरव ने उसे। वो वॉशरूम से बाहर आई तो उसके सारे दोस्त गुस्से में बाहर उसका वेट कर रहे थे। उसने चुपचाप से वो पेपर अजीत को दे दिया। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि आरव ने इतनी जल्दी अपना प्लान बता दिया, लेकिन चूंकि उन लोगों ने वो सब कुछ नहीं सुना था तो आरव ने ईशानी को कहा था कि उन लोगों को लगा कि ईशानी ने उसे कन्विंस कर लिया और प्लान मिल गया। सब उसकी तारीफ करने लगे। आरव जब अपने कमरे में आया तो उसने देखा कि रेहान अब भी परेशान है और वो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन पुशअप करके निकाल रहा है। वो बिना कुछ बोले पुशअप्स करते जा रहा था। थोड़ी देर तक दोनों बिना कुछ बोले जमीन नीचे धकेलने की कोशिश करते रहे। अंत में जब कुछ नहीं हुआ तो थक कर गिर गए। तू उसे बता क्यों नहीं देता? कह क्यों नहीं देता कि अब वो तेरे लिए सिर्फ बचपन की दोस्त नहीं है? तूने तो कभी नहीं कहा।
तू उन सबसे लड़ता ही इसलिए ताकि तू उसे देख सके। हमारी इतनी लड़ाइयों के बाद भी तू कभी उसके बारे में गलत नहीं सुन सकता। उसके लिए तो तू प्यार करता है ना, उससे तो कह क्यों नहीं देता? कोई प्यार व्यार नहीं करता। आज के बाद कभी उसका नाम मत लेना मेरे सामने, वो उस लायक ही नहीं। क्या हुआ यार? आज से पहले भी हमारी लड़ाई हुई है, पर आज तक तुझे कभी ऐसे नहीं देखा। कुछ हुआ है क्या? बता ना। तू बता, तू उसके बारे में सीरियस तो है ना, या फिर टाइम पास? पगला मत, वो मेरा पहला और आखिरी प्यार है। अच्छा, तो फिर बता क्यों नहीं देता? अभी नहीं यार, अभी मैं सिर्फ हरीश शर्मा का बेटा हूँ। जिस दिन आईएएस रेहान शर्मा बन जाऊंगा तब बताऊंगा। अगर उससे पहले किसी ने उसको प्रपोज कर दिया तो जान ले लूंगा। आरजू सिर्फ और सिर्फ मेरी है। वैसे तूने बताया नहीं क्या? वो देख यार, आज तक तूने मुझसे कुछ नहीं छिपाया। इवन जब तुझे वो पहली बार आरजू के लिए अलग सा एहसास हुआ था, वो भी बताया था। हाँ, और तूने भी क्या मारा था मुझे, ग्राउंड के चक्कर लगवाए सो अलग। सॉरी यार, गलती से हो गया था। वैसे ये जब पहली बार, कैसा लगता है? साले बौर आ गया है क्या? अबे कभी मेरे साथ भी तो होगी गलती, इसीलिए पूछ रहा था। चुप कर साले। रेहान ने कुशन उसे फेंकते हुए कहा और खुद वॉशरूम में चला गया। एक बार फिर वो उस लम्हे को याद करने लगा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई गिल्ट नहीं थी, बल्कि उसकी जगह एक शाय सी स्माइल थी। इधर आरव रेहान को उसके गिल्ट से बाहर निकालकर खुद लेटा हुआ था, खोया हुआ था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दूसरी तरफ रेहान के पास से वापस आकर आरजू ने अपना पूरा कमरा तहस नहस कर दिया। उसके कानों में बार बार रेहान की बातें गूंज रही थी। वो पागलों की तरह सारी चीजें इधर उधर फेंक रही थी। उसकी रूममेट उसे ऐसे देखकर परेशान हो गई और उसने जाकर वार्डन से शिकायत कर दी। उधर ईशानी का भी यही हाल था। उसे भी आरव को हर्ट करके बहुत गिल्टी फील हो रही थी और उसने भी अपना गुस्सा कमरे की रखी चीजों पर उतारा और इसकी भी शिकायत वार्डन के पास पहुंची। नतीजा ये हुआ कि उन दोनों को ही साथ में रूम शेयर करने का ऑर्डर हो गया। दोनों अपने नए रूम में शिफ्ट हो गए और बिना कोई बात किए अपना सामान जमाने लगे। ईशानी ने अपना काम फिनिश किया तो देखा कि आरजू के पैरों में सूजन बढ़ गई थी और इसलिए उसे चलने में दिक्कत हो रही थी। वो चुपचाप जाकर उसकी मदद करने लगी, जिसे देखकर आरजू ने उसके हाथों से अपना सामान वापस छीनने की कोशिश की। रिलैक्स, लेकर नहीं भागूंगी, ना ही हमारा झगड़ा खत्म हुआ है। अब तुम आराम करो और जल्दी से ठीक हो जाओ, उसके बाद होगी बाकी की लड़ाई, ईशानी ने प्यार से कहा। और ये सब कौन कह रहा है? वो जिसने ये दर्द दिया? माफ करना, लेकिन आरजू मित्तल इतनी भी कमजोर नहीं पड़ी कि उसे अपने दुश्मन की मदद लेनी पड़े। आरजू का गुस्सा देखकर ईशानी भी चुप होकर बैठ गई। उसे आरजू के लिए सच में बुरा लग रहा था। वो उसकी हेल्प करना चाहती थी, लेकिन थोड़ी देर में आरजू ने भी अपना सामान जमा लिया और वो जाकर बेड पर लेट गई। खाने के समय जब वो नहीं उठी तो ईशानी ने उसे हिलाया तो देखा कि उसे बहुत तेज बुखार था। ईशानी ने उसे किसी तरह उठाया और उसे खाना जो वो मेस से लेकर आई थी खिलाया और फिर दवा दी और फिर बैठकर उसके पैरों की मालिश करने लगी। उसके साथ ही वो उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टी भी रख रही थी। आरजू उसे खुद के लिए ऐसे फिक्र करते देख हैरान थी, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में 2 बूंद आंसू आ गए। थोड़ी देर में वो सो गई। जब सुबह उठी तो देखा कि ईशानी उसके सिरहाने कुर्सी पर बैठी सो रही थी। उसने प्यार से उसे हिलाया तो वो हड़बड़ा कर उठी। क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ चाहिए? आरजू ने वॉशरूम का इशारा किया तो वो सहारा देकर उसे वॉशरूम ले गई। वापस आकर उसे बेड पर बिठाया और फिर जाने लगी तो आरजू ने कहा, ईशु, मैं तुम्हें ईशु बुला सकती हूँ प्लीज? सॉरी, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा, हमेशा परेशान करती रही, लेकिन फिर भी तुमने। उसके मुंह पर हाथ रखते हुए ईशानी ने कहा, पागल, जहाँ ज्यादा झगड़ा होता है ना, प्यार भी सबसे ज्यादा वही होता है। अच्छा ये बता, अगर हम बहनें होते तो क्या तू मुझे परेशान नहीं करती? या फिर अगर तेरी जगह मैं बीमार होती तो तू मेरा ख्याल नहीं रखती? आरजू उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा उठी और फिर उसके गले लगकर कहा, मुझे तो कभी पता ही नहीं चला कि मेरी कितनी प्यारी बहन भी है। थोड़ी देर बाद आरजू को वापस नाश्ता और दवा देकर ईशानी स्कूल चली गई और आरजू अपने रूम में ही रेस्ट करने लगी। इधर आज आरव और रेहान परेशान थे। रात से अब तक उन लोगों ने आरजू को नहीं देखा था। वो उससे मिलने हॉस्टल चले गए। वहां जाकर देखा तो आरजू बेड पर लेटी कुछ पढ़ रही थी। आरजू, तू ठीक तो है ना? पता हम कितने परेशान थे। हाँ भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे भी पापा ने हमें यहाँ पढ़ने और सीखने ही भेजा है, फालतू चीजों में टाइम वेस्ट थोड़ी करना है। और हाँ, मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी करूंगी और हम जीतेंगे भी, लेकिन फिलहाल कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बनाने तो प्लीज। इतना कहकर वो वापस अपनी पढ़ाई करने लगी। इन सब में उसने एक बार भी रेहान की तरफ नहीं देखा और ना उसने किसी बात का जवाब दिया। थककर दोनों को वहां से वापस लौटना पड़ा। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। आरजू अब थोड़ी ठीक थी तो उसने वापस से अपनी क्लास ज्वाइन कर ली, लेकिन डांस प्रैक्टिस नहीं करती थी और ना ही वो किसी से ज्यादा बात करती थी, जिससे आरव और उससे भी ज्यादा रेहान परेशान था। इधर अजीत और उसके ग्रुप से भी अब उनका झगड़ा नहीं हो रहा था। कुल मिलाकर पूरे स्कूल में शांति थी।
देखते देखते कंपटीशन का दिन भी आ गया। अजीत ने जानबूझकर प्रोग्राम ऐसे सेट करवाए जिससे उसका ग्रुप पहले परफॉर्म करे और आरव की टीम बाद में। इससे सबको ये लगता कि आरव की टीम ने उनका आइडिया कॉपी किया है और वो रेस्ट्रिकेट हो जाते। सारे प्रोग्राम शुरू हुए। एक एक करके सारे ग्रुप्स अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे। जब अजीत और ग्रुप की बारी आई तो जोर से सब हूटिंग करने लगे। उन लोगों ने वाकई काफी अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन आरव उनका एक्ट देखकर चौंक गया। परफॉर्मेंस के बाद सब उनके सामने से पूरे एटीट्यूड में लुक देते हुए गुजरे, लेकिन ईशानी अपना सर झुकाए और चुपचाप वहां से निकल गई। आरव ईशानी के पीछे गया तो देखा कि 12th का वरुण और उसके दोस्त उसे परेशान कर रहे हैं। क्या बात है, मतलब एक कंपटीशन जीतने के लिए इतना सब कुछ? यार हमसे क्या होता, तेरे लिए तो देखिए हमें जाने दीजिए, नहीं तो अरे हम तेरे और साथियों का वीडियो प्रिंसिपल को दे देंगे और वो तुम लोगों को। अब तो जान तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, हमारी बात मान लो। आरव, अगर वो ना माने तो? वरुण, आरव 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 देख भाई, इन लोगों ने तेरा प्लान चोरी किया ताकि वो तुझे रेस्ट्रिकेट करवा सके। भाई तेरे भले के लिए हम लड़ रहे हैं इनसे और तू। आरव, नहीं, इन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया और प्रिंसिपल के सामने भी मैं यही कहूंगा। उसकी इस बात पर उनमें से एक लड़के ने वो वीडियो दिखाया जिसमें रेहान और आरजू का गिरना था और उनका किस करना रिकॉर्ड होता है। ये देखते ही आरव गुस्से से वो कैमरा तोड़ देता है। वरुण, तुझे क्या लगता है ये आखिरी था? ना मुन्ना ना, हमारे पास इसकी बैकअप कॉपी है। आरव, हाँ तो जाना, ले जाकर सबको दिखा। लेकिन आज के बाद अगर कभी किसी लड़की को परेशान किया ना तो उसकी बात सुनकर लड़के भड़क जाते हैं और उसे मारने लगते हैं, लेकिन वो उनका भरपूर सामना करता है और इसमें उसकी मदद करता है अजीत। असल में वो भी ईशानी को ही ढूंढ रहा था और उसने उनकी सारी बातें सुन ली। थोड़ी देर में ही दोनों उन लड़कों को वहां से मारकर भगा देते हैं। अजीत आरव से माफी मांगता है, लेकिन तुमने प्लान चेंज क्यों कर दिया? दोनों ईशानी को देख रहे थे। आरव प्लीज, आरजू ठीक नहीं है, उसे ये डांस नहीं करना चाहिए। दोनों चौंक जाते हैं। फिर वो उन दोनों को आरजू की तबीयत के बारे में बताती है और वो दौड़कर आरजू के पास जाते हैं, लेकिन तब तक उनका नाम अनाउंस हो चुका होता है और वो स्टेज पर जा चुकी होती है। हार कर आरव को भी स्टेज पर जाना पड़ता है। स्टेज पर जाने से पहले और इवन स्टेज पर पहुंचकर भी रेहान ने आरजू से पूछा कि क्या वो ये कर पाएगी, लेकिन उसे तो जैसे रेहान ना दिखाई दे रहा था ना सुनाई दे रहा था। म्यूजिक शुरू हुआ। कुल 3 मिनट का एक्ट था जिसमें शुरुआत में धीरे, बीच में फुल स्पीड और फुल एनर्जी वाला और लास्ट में कपल डांस था। उन लोगों ने शुरुआत में ही सबका दिल जीत लिया। सब लोग पूरे जोश में हूटिंग कर रहे थे। डांस पूरे जोश में चल रहा था, सब अपना बेस्ट कर रहे थे। 2.5 मिनट तक सब ठीक था। अचानक से रेहान ने आरजू को अपनी गोद में उठा लिया और अपनी बाकी की परफॉर्मेंस वैसे ही दी। सबको लगा कि ये उनका प्लान है और सब उसे एंजॉय कर रहे थे। जैसे ही म्यूजिक बंद हुआ रेहान नीचे बैठ गया और जोर से चिल्लाया, डॉक्टर! पिछले कुछ दिनों से आरजू ने रेहान से ना तो कोई बात की थी ना ही उसकी तरफ देखा था। रेहान जानता था कि इस वक्त बात करना सही नहीं है और इसलिए उसने भी उसे मनाने की कोई कोशिश नहीं की थी, लेकिन आज उसे उसकी फिक्र हो रही थी। उसे पता था कि आरजू को चोट लगी है और उनके एक्ट के लिए काफी एनर्जी की जरूरत है और इसमें काफी सारे लेग मूवमेंट्स हैं, इसलिए वो बार बार उससे पूछ रहा था कि क्या वो सब कुछ कर लेगी। लेकिन आरजू को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था और जैसे ही उसका नाम अनाउंस हुआ वो स्टेज पर तुरंत चली गई। फिर मजबूरी में बाकियों को भी स्टेज पर जाना पड़ा। स्टेज पर भी रेहान ने पूछा, लेकिन म्यूजिक स्टार्ट हुआ और जल्दी ही सब एंजॉय करने लगे। सबको उनका एक्ट पसंद भी आ रहा था, सब मजे ले रहे थे, लेकिन रेहान का ध्यान सिर्फ और सिर्फ आरजू पर ही था। उसे शुरुआत में ही पता चल गया था कि जब भी आरजू चोट वाले पैर से कोई स्टेप करती है उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन अपने गुस्से की वजह से वो डांस कर रही थी। डांस करते हुए दोनों कई बार एक दूसरे के करीब आए जिनसे उनकी धड़कनें बढ़ी, लेकिन हर बार आरजू ऐसे मोमेंट पर अपने पैर को जोर से मारती जिससे उसे असहनीय दर्द होता, लेकिन वो उसे अपने चेहरे पर नहीं आने दे रही थी, जिससे रेहान को भी दर्द हो रहा था। क्यों कर रहे ये सब, बस करना। खुद को तकलीफ पहुंचाकर क्या साबित कर रही है तू? प्रॉब्लम मुझसे है ना, मुझे दर्द देना, मार पीट हड्डियां तोड़ दे, लेकिन बंद कर ये नाटक। डांस करते हुए भी रेहान उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जब भी उसे कुछ कहता आरजू उतने ही जोर से पैर मारती। थक कर उसने ये भी छोड़ दिया। 2 मिनट तक आरजू ने अपना गुस्सा उतारा, लेकिन फिर उसके शरीर और पैरों ने जवाब देना शुरू कर दिया। अब उन लोगों को कपल डांस करना था जिससे रेहान ने उसे संभाला हुआ था। 30 सेकंड्स तक किसी तरह जूझते हुए आखिर आरजू बेहोश हो गई और रेहान की बाहों में गिर गई। रेहान ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। देखने वालों को ये लगा कि ये सब डांस का पार्ट है तो वो भी कैजुअली ले रहे थे, लेकिन रेहान अब उसकी हालत का जिम्मेदार खुद को मानकर उसे उठाए हुए डांस कर रहा था। जैसे ही म्यूजिक बंद हुआ रेहान उसे लेकर नीचे बैठ गया और जोर से चिल्लाकर डॉक्टर को बुलाया। उसके चेहरे को थपथपाते हुए उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। आरव और मेडिकल टीम उसके पास पहुंच गए। शुरुआती इलाज के बाद उसे होश आ गया। ज्यूरी ने जब इससे उसका कारण पूछा तो उसने कहा, जी मैं अपना पूरा ख्याल रख रही थी जिससे काफी हद तक ठीक भी हो गई थी,
मैं जानती हूँ कि मुझे डांस नहीं करना चाहिए था, लेकिन आज अगर मैं परफॉर्म नहीं करती तो मेरे साथ साथ मेरे दोस्तों की भी मेहनत खराब हो जाती और हमारे पेरेंट्स का नाम भी खराब हो जाता। मैं ये कभी होने नहीं दे सकती थी। वैसे भी कहते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन। तो बस। इसके बाद आरव और रेहान आरजू को स्टेज के नीचे ले जाने लगे, लेकिन उसने जानबूझकर पहले ही स्वाति का हाथ पकड़ लिया और फिर आरव का सहारा लेकर बैक स्टेज चली गई। जैसे ही रेहान और आरव उसे उसके पागलपन के लिए डांटना शुरू करते हैं, वैसे ही जोर का तमाचा दोनों के गाल पर पड़ा। चांटा इतना जबरदस्त था कि उसकी आवाज से आरजू भी डर गई। जैसे ही तीनों ने सामने देखा तो मिस्टर मित्तल वहां खड़े थे, जिन्हें देखकर सब सकते में आ गए। इससे पहले कि मेरा हाथ दोबारा उठे, जल्दी बताओ गलती किसकी है। आरव और रेहान डर कर एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें लगा कि आरजू ने उन्हें कॉल करके सब बता दिया। दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। जी जी जी, वो गलती से हो गया। वो रिहर्सल्स करते वक्त अचानक से बैलेंस बिगड़ा और इसलिए आरजू ने पिछले 1 हफ्ते से बात नहीं की है। मुझे सच सुनना है। एक तो तुम दोनों कभी कॉल करते नहीं हो। ये करती थी तो पता नहीं क्या किया कि इसके साथ भी अब यही है। पढ़ने भेजा था तुम लोगों को, यहाँ मटर गश्ती करने नहीं। गलती हो गई जो तुम लोगों को यहाँ भेज दिया। आरजू, तुम लोगों की जिम्मेदारी थी, ख्याल नहीं रख सके इसका। चलो मान लो गलती से उसे लग गई तो ख्याल नहीं रख सकते थे और स्टेज पर भी ले आए, ये जानते हुए भी कि उसके लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। करीब आधे घंटे तक मिस्टर मित्तल नॉन स्टॉप उन्हें झाड़ते रहे। बेचारे आरव और रेहान चुपचाप सुनते रहे। उन्हें इस बात का सुकून तो था कि आरजू ने उन्हें कुछ बताया नहीं, लेकिन उसने पिछले 1 हफ्ते से पापा से बात नहीं की है और उस पर से उनकी इतनी सारी डांट सुनने के बाद भी आरजू चुप बैठी थी। ये बात उन्हें सबसे ज्यादा अखर रही थी। अंकल प्लीज। रेहान अचानक से इतने जोर से बोला कि सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ आरजू पर था, जो अभी तक उसे देख नहीं रही थी। अंकल प्लीज, हम आपको सब बताएंगे, लेकिन पहले आरजू को देखिए। वो शायद ठीक नहीं है, उसे रेस्ट की जरूरत है। उसके ऐसा कहने पर मिस्टर मित्तल और आरव आरजू को उसके कमरे में ले गए। चूंकि रात बहुत हो गई थी, इसलिए वार्डन ने उन्हें सुबह आने के लिए कहा और वो लोग वापस बॉयज हॉस्टल आ गए, जहां रेहान पहले ही तैयार बैठा था। रूम पर पहुंचकर मिस्टर मित्तल ने उससे एक बार फिर पूछा तो आरव धीरे से रेहान को मना करता है, लेकिन रेहान कहता है, सॉरी अंकल, सारी गलती मेरी है। और जहां तक बात आरजू की है, कायदे से तो ये बात उसे ही कहनी चाहिए थी, लेकिन शायद वो आपसे कह नहीं पाई होगी। आई एम श्योर अगर आज आंटी होती तो वो बहुत आसानी से सब कुछ कह देती। मिस्टर मित्तल, आखिर ऐसा क्या हो गया कि जिसे इन सालों में कभी अपने बाप से कोई बात कहने में झिझक नहीं हुई, जिसने आज तक अपनी माँ की कमी महसूस नहीं की, आज इस तरह से चुप है। रेहान ने उन्हें सारी बात बताई, रिहर्सल से लेकर जिम में डांटने तक। इससे पहले मिस्टर मित्तल कुछ कहते आरव ने वरुण के बारे में भी बता दिया, जिसे सुनकर रेहान भी परेशान हो गया, लेकिन मिस्टर मित्तल के सामने उसने खुद को शांत दिखाया। कल तक का समय है तुम्हारे पास। मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, लेकिन इस वरुण का मैटर सॉल्व हो जाना चाहिए। रेहान को घूरते हुए, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। अगले दिन रेहान, आरव, सनी और अजीत मिलकर प्लान बनाते हैं और आरव और अजीत जाकर वरुण और उसके दोस्तों से कैंटीन में लड़ाई करने लगते हैं। इसी बीच रेहान और सनी उनके कमरे में घुस जाते हैं। वैसे तो हॉस्टल में मोबाइल या किसी तरह का कोई गैजेट अलाउड नहीं था। जिसे भी अपने घर या किसी से बात करनी होती, उसके लिए ऑफिस में कांटेक्ट करना होता। लेकिन वरुण के रूम में ढेर सारे फोन और गैजेट्स भरे पड़े थे। उन लोगों ने वो सारे गैजेट्स तोड़ दिए और फिर जल्दी से बाहर निकलकर कैंटीन में पहुंच गए और उस लड़ाई में शामिल हो गए, जिससे किसी को उन पे शक भी नहीं हुआ। वरुण और उसके दोस्त जब कमरे में आए तो वहां बिखरे सारे गैजेट्स देखकर वो समझ गए, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे। उधर मिस्टर मित्तल सुबह आरजू से मिलने आए। उन्होंने उससे उसकी तबीयत पूछी। फिर उन्होंने कहा, बच्चे, मैंने हमेशा आपके पापा से ज्यादा आपका दोस्त बनने की कोशिश की, लेकिन शायद मैं नाकाम रहा। इसीलिए अब आपको मुझसे बात करने में झिझक हो रही है। मेरे पैरों में दर्द था, इस वजह से ज्यादा चल नहीं पाती थी और ऑफिस जाने के लिए ढेर सारी सीढ़ियां चढ़नी उतरनी पड़ती हैं। तो मैंने सोचा कि जब ठीक हो जाऊंगी तो आपसे बात कर लूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे कल रेहान ने बताया कि उस दिन क्या हुआ था। बच्चे, वो सब गलती से नहीं हुआ था पापा। उस नरगिस ने जानबूझकर सिक्का फेंका था, जिससे मुझे मोच आ जाए और मैं परफॉर्म ही ना कर पाऊं। जब मैं लाइब्रेरी जा रही थी तो मैंने सब कुछ सुन लिया था और यही बताने गई थी मैं आपके उस लाडले को, लेकिन हुआ क्या, उल्टा मुझे सुना दिया कि मैंने जानबूझकर। आरजू की आंखों में आंसू आ गए और वो मुंह घुमाकर बैठ गई। मिस्टर मित्तल ने उसे प्यार से गले लगाया और पुचकारा, जिससे वो उनसे लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। 2 तमाचों की आवाज एक बार फिर से आई। मिस्टर मित्तल ने एक बार फिर से रेहान और आरव को 2 तमाचे चिपकाए। वहां उस फूल सी बच्ची के पैरों में चोट लगी थी, उससे चला नहीं जा रहा था, उसे हमारी जरूरत थी लेकिन कॉल नहीं कर पा रही थी। तुम दोनों ने हमें इन्फॉर्म करना भी जरूरी नहीं समझा। जी 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 2 और तमाचे। किसी ने उसके खिलाफ साजिश की, उसे जान कर गिराया ताकि वो कंपटीशन से हट जाए। और ये बात जब वो तुम्हें बताने आई तो उसको सुनने के बजाय तुमने उसे सुना दिया। ये कब हुआ? दोनों एक दूसरे का मुंह देखते हुए कहा। 2 और तमाचे।
उस दिन वो जिम में यही कहना चाहती थी, लेकिन तुम लोगों ने आज तक कभी किसी की बात सुनी है जो उसकी सुनते? बेचारे दोनों चुपचाप सर झुकाए गालियां सुनते रहे और ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि मिस्टर मित्तल का फोन नहीं आ गया। लेकिन हाय रे किस्मत, फोन आया भी तो किसका? मिस्टर शर्मा का। उन्होंने जब सारी बात सुनी तो फोन पर ही उन्हें सुनाना शुरू कर दिया और तब तक सुनाया जब तक कि फोन डिस्चार्ज होकर ऑफ नहीं हो गया।